कभी सोचा है कि आज हम जिन देशों को जानते हैं, जैसे इटली या जर्मनी, वो हमेशा से दुनिया के नक्शे पर नहीं थे? मतलब बस 200 साल पहले जाइए तो यूरोप की पहचान देशों से नहीं बल्कि बड़े बड़े साम्राज्यों और उनके राजाओं से होती थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ? कैसे एक अकेले विचार ने पूरे महाद्वीप की तस्वीर ही बदल दी? चलिए, इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं और ये समझने के लिए कि राष्ट्रवाद का आइडिया कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी था, हमें पहले उस पुरानी दुनिया को देखना होगा जिसे इस विचार ने जड़ से हिलाकर रख दिया था। देखिए, 19वीं सदी से पहले का यूरोप आज जैसा बिल्कुल नहीं था। ये एक ऐसा महाद्वीप था जहां हैब्सबर्ग और ओटोमन जैसे विशाल साम्राज्यों का राज था। और इन साम्राज्यों की खास बात ये थी कि इनके झंडे तले अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग संस्कृति वाले लोग एक साथ रहते थे। इन साम्राज्यों की जो नींव थी वो निरंकुशवाद पर टिकी थी। इसका सीधा सा मतलब है कि राजा ही सब कुछ था, राजा ही कानून, और उसकी ताकत पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था। सारी की सारी पावर एक ही इंसान के हाथ में। और ये बात समझना बहुत जरूरी है। उस दौर में लोगों की पहचान उनकी भाषा या संस्कृति से नहीं बल्कि उनके शासक से होती थी। वो किसी देश के नागरिक नहीं थे बल्कि एक राजा की प्रजा हुआ करते थे। उनकी वफादारी राष्ट्र के लिए नहीं, राजघराने के लिए थी। लेकिन फिर माहौल बदलने लगा। फ्रांस की गलियों से कुछ ऐसे नए और जबरदस्त विचार उठे जिन्होंने सदियों से चली आ रही इस व्यवस्था की बुनियाद ही हिलाकर रख दी। और इन विचारों में सबसे ताकतवर था राष्ट्रवाद। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया था कि जिन लोगों की भाषा एक है, संस्कृति एक है, इतिहास एक है, उनका अपना एक अलग देश होना चाहिए जिस पर किसी बाहरी राजा का नहीं बल्कि उन्हीं लोगों का अपना शासन हो। राष्ट्रवाद की इस लहर के साथ साथ एक और विचार तेजी से फैल रहा था और वो था उदारवाद। ये आइडिया हर इंसान की आज़ादी और कानून के सामने बराबरी की बात करता था और ये चीज़ राजशाही की तो बिल्कुल खिलाफ थी। और जब ये दोनों विचार मिले तो एक और ही क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट पैदा हुआ, प्रभु सत्ता। मतलब देश चलाने का हक किसी एक राजा का नहीं बल्कि देश के सभी नागरिकों का है। सोचिए ये कितना बड़ा बदलाव था। इन सभी विचारों ने मिलकर एक नए राजनीतिक सपने को जन्म दिया और वो सपना था एक राष्ट्र राज्य बनाने का। तो देखिए यहाँ फर्क कितना बड़ा है। ये सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं था, ये तो लोगों की सोच में आया जमीन आसमान का बदलाव था। अब पहचान राजा से नहीं बल्कि अपने राष्ट्र से, अपनी मिट्टी से और अपने जैसे लोगों से जुड़ रही थी। लेकिन हाँ, ये बदलाव शांति से तो नहीं आया। ये नए विचार सिर्फ किताबों तक ही नहीं रहे बल्कि इन्होंने पूरे यूरोप को क्रांति और युद्ध के मैदान में बदल दिया। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से लेकर 1848 की जन क्रांतियों तक ये पूरा दौर उथल-पुथल से भरा हुआ था। एक तरफ लोग अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे तो दूसरी तरफ पुराने साम्राज्य अपनी ताकत बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। अब राष्ट्र जैसा बड़ा आइडिया आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, उसे एक चेहरा देना जरूरी था। तो फ्रांस ने इस विचार को मारियान का रूप दिया जो आज़ादी और गणतंत्र का प्रतीक बन गई। ठीक वैसे ही जो बिखरे हुए जर्मन बोलने वाले इलाके थे, उन्होंने अपनी एकता की पहचान जर्मेनिया में देखी। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं थीं, ये लोगों को एक साझे मकसद के लिए लड़ने की हिम्मत देती थीं। और इसी नई भावना का नतीजा था इटली का एकीकरण। वो इलाका जो सदियों से छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, वो दशकों के संघर्ष के बाद आखिरकार एक देश इटली के रूप में उभरा। और यही कहानी जर्मनी में भी दोहराई गई। यहाँ पर प्रशा की सैन्य ताकत और बिस्मार्क की कूटनीति ने दर्जनों अलग अलग राज्यों को मिलाकर एक शक्तिशाली जर्मन राष्ट्र को जन्म दिया। तो 19वीं सदी के खत्म होते होते यूरोप का नक्शा काफी हद तक वैसा हो चुका था जैसा हम आज देखते हैं। लेकिन राष्ट्रवाद की इस जीत के साथ कुछ नए और शायद पहले से भी ज्यादा बड़े खतरे पैदा हो रहे थे। अब दुनिया में साम्राज्यों की नहीं बल्कि शक्तिशाली राष्ट्र राज्यों की गिनती होती थी और हर देश खुद को सबसे महान और ताकतवर साबित करने की होड़ में लग गया था। जिस राष्ट्रवाद ने लोगों को अपने देश के लिए एक किया था, अब वही दूसरे देशों के प्रति नफरत और टकराव की वजह बनने लगा और यही आक्रामक राष्ट्रवाद पहले विश्व युद्ध के बारूद में चिंगारी लगाने वाला था। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। राष्ट्रवाद
वो विचार जिसने लोगों को जोड़ने और आज़ाद कराने का सपना दिखाया था, क्या वही इंसानों को बांटने और लड़ाने की सबसे बड़ी वजह भी बन गया? इस पर सोचिएगा ज़रूर।